हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है संदीप और हम लोग जुड़ गए हैं आज के FSSAI के सेशन में, जो कि है डे 6। ओके, सो 6th डे है आज। कल हम लोग पढ़ लिए थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड अथॉरिटी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंट फंक्शंस देखने वाले हैं किसके, फूड अथॉरिटीज के। ओके, सो उससे पहले आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं मैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ। गुड मॉर्निंग करमजीत सर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए भी ये क्लासेस है इन पंजाब लेवल। करमजीत, एक बार तो आपको अपना सिलेबस देखना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में है क्या। ठीक है, अगर यही जनरल चीज़ें होंगी, जो कि मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, ठीक है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, ये क्लासेस आपके लिए सफिशिएंट है। वेरी गुड मॉर्निंग अंकिता, गुड मॉर्निंग श्री, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग श्रद्धा, रेखा, बबीता, चेस्था, गेट विजन, नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग बंटी, संजीव, गुरविंद। ओके, सो कल मैंने ये चीज़ एक ध्यान दिया कि हम लोग तो यार सब कुछ कॉन्सेप्चुअल कर रहे हैं ना, तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें से MCQ क्या आने वाला है, राइट? अब जो CFSO, TO, असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर IT हैं, उनका तो CBT 2 है, जहां पर लास्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव आया था, तो उनके लिए तो डिस्क्रिप्टिव काम आएगा। लेकिन जिन लोगों का सिर्फ एक एग्जाम है, जैसे असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, प्लस जो लोग CFSO, TO, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह का जो CBT 1 देने वाले हैं, आपके तो MCQ ही आएंगे ना। तो पहला प्रायोरिटी आपका है MCQ। ओके, योर प्रायोरिटी इज CBT 1। तो ये जो फंक्शंस आज पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप्स हैं कि भाई साहब जो फूड अथॉरिटी है वो क्या करती है, ठीक है, क्या क्या उसके रोल्स हैं, क्या उसके ड्यूटीज हैं, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यही सब पढ़ेंगे आज फंक्शंस में। तो ये जो फंक्शंस हैं ये कैसे काम आने वाले हैं, ये आज हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो मैंने हर एक पॉइंट पे लगभग लास्ट के 1-2 क्लासेस से बोल्ड कर रखा है, या फिर मैं मार्क करता हूं, राइट? कोशिश कीजिएगा वो पर्टिकुलर बोल्ड हुआ वर्ड या फिर जो मार्क हुआ है उसको याद रखने के लिए। आज मैंने आप लोगों के लिए आसान कर दिया है। मान लीजिए अगर 2 या 3 लाइन का पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट अगर 2 या 3 लाइन का है, तो उसमें मैंने एक सर्टन वर्ड को बोल्ड कर रखा है ना। मेरे हिसाब से जो मेरा तरीका रहता है ना, दैट इज कि आप ना पूरा का पूरा सेंटेंस याद रखने की वजह एक कीवर्ड याद रखो, क्योंकि पूरा सेंटेंस एग्जाम में नहीं आने वाला है। एग्जाम में उसी कीवर्ड के इधर उधर जो है आपके ऑप्शंस फॉर्म किए जाएंगे। तो आप ना उस कीवर्ड को याद रखो। अगर ये कीवर्ड को याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके ऑप्शंस हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको एक अप्रोच लेके चलना है। ये कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल है यहाँ पे, मतलब क्या एग्जैक्टली FSSAI क्या करता है, फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सेफ्टी क्या है, यही सब हम लोग पूरा जो हमारा आई थिंक लगभग हमें 20-25 दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो ये जो 20-25 दिन का टाइम है ना, उसमें हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारा ऐसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ टाइप पॉइंट्स आएंगे। तो वहां पर आपको क्या याद रखना है, कीवर्ड। ठीक है, तो बिल्कुल ना भूलिएगा, आपको क्या याद रखना है, एक कीवर्ड याद रखना है जो आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, जैसे आप लोग पूछते हो सर FSSAI पूरा पढ़ा रहे हो, यस, ठीक है, मैं FSSAI आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब पे भी, राइट, एंड पेड बैचेस में तो होंगे ही होंगे। ओके, सो जब मैं अपने ओर से ये एफर्ट लगा रहा हूं तो आपका भी बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ना याद रखने की कोशिश करो। तो कीवर्ड याद रखने की कोशिश करो, ट्राई टू रिमेंबर द कीवर्ड whenever the point or a certain you get a certain paragraph or passage, so try to remember the keyword. Clear guys? Sir, I have purchased IBPS AFO course, when will you start the course? नोटिफिकेशन आ जाए भाभी, ओके, नोटिफिकेशन आ जाए। एग्रीकल्चर के लिए बहुत टाइम है और टाइम होगा, डोंट वरी। ठीक है, आई थिंक नवंबर 1st वीक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नोटेड। लेकिन देखो पहले तो यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं AFO के, देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, देन ओनली विल मूव टुवर्ड्स द पेड कोर्स। ठीक है, एग्जाम अभी टाइम लगेगा। इंग्लिश के सर लीव पे हैं, ठीक है, इंग्लिश के सर लीव पे हैं, जैसे ही वापस आएंगे आई थिंक कल से आपके क्लासेस लगेंगे। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर देता हूं फिर से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है, टुडेस टॉपिक इज द फंक्शंस ऑफ द फूड अथॉरिटी। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी, ये हमें यहाँ पे देखना है। क्लियर गाइस? फर्स्ट, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटीज के ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या होते हैं? ओके, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग,
distribution, sale and import of food so as to ensure safe and wholesome food. So just a minute guys. ओके ओके सो जो ड्यूटीज एंड फंक्शन है फूड अथॉरिटी का क्या होता है इसमें, ओके व्हाट इज यूजुअली सीन इज दैट इट्स मेन ड्यूटी इज टू मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, क्या करना है, इस पे नजर रखना है, टू कीप एन आई ऑन ऑल दीज एक्टिविटीज. ये हम लोग स्टार्ट डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं. ओके, यूजुअली डे 1 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट पे एक नजर रखना चाहिए, सर्वेलेंस सिस्टम होना चाहिए. ओके, सो दैट थिंग्स are done according to the standards. Okay, so ये यहाँ पे क्या बोल्ड है कि manufacture, processing, distribution, sale and import, these are the 5 important things that food authority looks after. ठीक है, इनको याद रखना है, you have to remember these 5 things. Clear? Next, the food authority may by regulation specify the standards and guidelines. तो food authority क्या कर सकता है, अभी आपको मैं बोलूंगा अभी ऐसे 20 पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स याद रखना बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा, तो आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस मच. ठीक है, क्या करता है फूड अथॉरिटी, व्हाट डज द फूड अथॉरिटी डू, स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस. जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो गाइडलाइंस है, उनको स्पेसिफाई करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट is not to be done. Okay, that is specified by the food authority by certain standards and guidelines. ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं. अब पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है, प्लस आप नोट डाउन भी कर सकते हो इसको. क्लियर गाइस? यस, दिस क्लास इज फॉर असिस्टेंट्स. चलिए नेक्स्ट. यस, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट. कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. चलो, हाँ, द स्टैंडर्ड्स एंड, अब मेरा काम है लेकिन मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ के एक बार समझा देता हूं. ओके, सो द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस इन रिलेशन टू आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड स्पेसिफाइंग एन एप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर एनफोर्सिंग वेरियस स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर दिस एक्ट. ठीक है, कौन सा एक्ट है, एफएसएस एक्ट 2006. ओके, तो इसके तहत जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य सामग्री हैं, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड और गाइडलाइन बनाना कि किस तरह से उसको बनाया जाए कि वो सेफ रहे, किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन उसमें ना हो, कंटामिनेशन ना हो. ठीक है, दूषित नहीं होना चाहिए. स्पेसिफाइंग एन एप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर एनफोर्सिंग वेरियस स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर दिस एक्ट. एक्ट में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स तो हो गए, अब इनको लोगों तक पहुंचाना कैसे है, एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए. देयर शुड बी अ पर्टिकुलर सिस्टम और अ लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम दैट शुड नोटिफाई द पब्लिक अबाउट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस. ठीक है, तो एक लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम होना चाहिए जो पब्लिक को क्या करेगी, यहां पर जो स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस हैं किस चीज से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड, उसके बारे में बताएगी या नोटिफाई करेगी, तभी तो लोगों को पता चलेगा. ओके, the limits for use of food additives. Now this is the key word here. Okay, and in fact this total limits for use of food additives, limit set करता है. ठीक है, किस चीज के लिए, for all kind of food additives. ठीक है, जहां पे जैसे एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में क्या क्या मिलाया जा रहा है, क्या क्या जो भी मिलाया जाएगा, उसका एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है. थ्रेशोल्ड मतलब उससे ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है, एक अपर लिमिट कह सकते हो आप, जिससे उसके ऊपर नहीं जाएगा. राइट, वेरी गुड मॉर्निंग आशा रानी, वेलकम टू द सेशन. गुड मॉर्निंग नैन्सी, वेलकम टू द सेशन. ओके, नेक्स्ट. एग्जाम में भी टाइम है आपका, फॉर्म ही 1 महीने का होगा. गुड मॉर्निंग एकता, वेलकम टू द सेशन. सो लिमिट्स फॉर यूज ऑफ फूड एडिटिव्स, क्रॉप कंटामिनेंट्स. देखो, फूड सेफ्टी जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग सिर्फ बने बनाए खाने के बारे में बात नहीं करते हैं, क्रॉप के बारे में भी बात करते हैं. ठीक है, फसल के बारे में बात करते हैं कि कौन सी फसल उगा रहा है किसान, कितना उगा रहा है, कितना पेस्टिसाइड, कितना फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो भी बताता है कि एक सर्टेन क्रॉप में ना आपको इससे ज्यादा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे अल्टीमेटली हार्वेस्ट के बाद जो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसमें रेसिड्यूज रह जाएंगे. ठीक है, मतलब कुछ बच जाएगा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स. ओके, नेक्स्ट.
So the limits for use of food additives, crop contaminants, pesticide residues of veterinary drugs, heavy metals, processing aids, mycotoxins, antibiotics and pharmacological active substances and irradiation of food. ठीक है, एक और चीज़ का मैं आपको थोड़ा सा आंसर दे देता हूँ. जैसे बहुत लोग पूछते हैं सर क्या आप जो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है, क्या आप जो पढ़ा रहे हैं उससे हमें फुल मार्क्स मिलेगा, क्या आप जो पढ़ा रहे हैं उससे हमें इतने नंबर मिलेंगे. ठीक है, देखो हम लोग क्या डील कर रहे हैं, जो सिलेबस में आया है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर हम डील कर रहे हैं. राइट, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. एफएसएसआई का जो भी पार्ट है, एफएसएसआई का पार्ट बहुत ही कॉन्साइज है, बहुत ही छोटा है. ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, अब जो लोग पूछते हैं लाइक सर यूट्यूब और क्या यूट्यूब में जो पढ़ेंगे पेड बैच में पढ़ेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देना चाहता हूँ. जो बंदा पेड बैच में पे करके पहुँच रहा है ऑब्वियसली उसको कुछ तो एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से क्लासेस ज़्यादा रहते हैं, टाइम फ्रेम का इशू नहीं होता है और डाउट्स को आंसर करने का भी इशू वहाँ पे नहीं होता है. ठीक है, सो आई होप सो आपका ये डाउट तो क्लैरिफाई हो ही गया होगा. ठीक है, चलिए आइए. सो द लिमिट्स फॉर यूज ऑफ फूड एडिटिव, जो फूड एडिटिव्स हैं कितने लिमिट तक यूज करना चाहिए. क्रॉप कंटेमिनेंट्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज ऑफ वेटेरिनरी ड्रग्स, हेवी मेटल्स, processing aids, mycotoxins, antibiotics and pharmacological active substances and irradiation. अब कुछ फूड को रेडिएशन किया जाता है या फिर इंफ्रारेड या यूवी रे से ट्रीट किया जाता है टू किल सम सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जरूरी है, उसके बिना काम नहीं बनेगा, लेकिन लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट है कि आप इससे ज्यादा ना उसमें इरेडिएशन नहीं कर पाओगे, इससे ज्यादा यूवी रेज ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, इससे ज्यादा इंफ्रारेड ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे. ठीक है, एक पर्टिकुलर हर चीज में देखो, खाने में प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है. भाई साहब प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाएंगे, सब लोग बोलते हैं फ्रेश फूड खाओ. हमें भी पता है हमारा लाइफ कितना बिजी है. ठीक है, एक सर्टेन टाइम आता है जहां पे हर बार फ्रेश फूड खाना पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, क्लियर, राइट. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए यार, प्रिजर्वेटिव चाहिए ही चाहिए. ठीक है, प्रिजर्वेटिव नहीं होगा तो पैक्ड फूड आप नहीं खा पाओगे. राइट, सो ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं हमेशा ये सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं हमेशा. ठीक है, हाँ अगर बोलोगे कि सर मैं सुबह उठता हूँ, सुबह स्टार्ट करता हूँ चिप्स से, केक से, कोल्ड ड्रिंक से, फिर बिरयानी खाता हूँ, फिर रात को बटर चिकन, नान खाता हूँ, इडली खाता हूँ, सांभर खाता हूँ, डोसा खाता हूँ. इडली डोसा तो चलो यार अच्छी चीज़ है. ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मॉर्निंग से लेकर नाइट तक बाहर का चीज़ें खाते रहोगे तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में कुछ आउटसाइड फॉरेन मटेरियल्स एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे. ठीक है, जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हो तो यस, ओवरडोज ऑफ एवरीथिंग इज बैड. ठीक है, कोई भी चीज का ओवरडोज करोगे तो वो काफी बुरा होता है. राइट, सो लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक लिमिट है, एक लिमिट तक अगर आप कंज्यूम करोगे और एक लिमिट तक अगर वो चीज फूड में ऐड किया जाएगा तो वो आपके सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगा. इवन प्रिजर्वेटिव चाहिए. प्रिजर्वेटिव क्यों चाहिए? ताकि जो फूड प्रोडक्ट है वो बिना खराब हुए, स्पॉयल ना हुए अच्छे से जो है स्टोर हो सके. अंडरस्टूड? एफओ के प्री मॉक स्टोर पे नहीं है, आ जाएंगे, नोटेड. ठीक है, आप लोग अपने रिक्वायरमेंट्स बताते जाओ, आ जाएंगे सब चीजें. नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसीजर एंड द एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. जितने भी पॉइंट्स हैं आपको क्या करना है, बोल्ड वाले हिस्से को याद रखना है. बोल्ड वाले हिस्से को याद रखो, आपके CBT 1 तो इजीली निकल जाएगा. असिस्टेंट वालों के लिए एक ही एग्जाम है. ठीक है, तो आपका तो बहुत इजीली निकल जाएगा. राइट, और जितना फूड प्रोसेसिंग वाले पढ़े, CFSO और TO वाले जितना FSSAI का पढ़ेंगे आप लोग उसका आधा ही पढ़ोगे. ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सबके लिए कॉमन है. ओके, द प्रोसीजर एंड द एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. ओके, तो क्या करता है, एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, जो क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है उससे रिलेटेड लॉज एंड स्टैंडर्ड को एनफोर्स करता है. हर जगह पे सेम चीज है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है. ओके, अब सर बोलोगे कि अलग तरीके से लिखा गया है तो आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये FSSAI ने स्पेसिफाई कर रखा है. ठीक है, इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ मैंने नहीं बनाया है, ये पॉइंट्स मैंने नहीं बनाए हैं, ये FSSAI ने खुद बता रखे हैं कि फूड अथॉरिटी का काम यही होता है. FSSAI हैज स्पेसिफाइड दैट दिस आर द वर्क्स ऑफ द फूड अथॉरिटी. ओके, सो ये स्टेटमेंट्स मैंने तैयार नहीं किए हैं. राइट, आइए, लेकिन पढ़ना हमारा काम है क्योंकि फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटीज है. और स्पेशली जो लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर आपका होता है CBT 2 में तो ये वाला नोट वहां पे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है. चलिए
द प्रोसीजर एंड द एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड इंपोर्टेड इनटू इंडिया। तो यहाँ पे इंपोर्ट की बात आ गई। ओके, व्हेनेवर अ पर्टिकुलर फूड इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया वी हैव टू चेक दैट इट शुड कंप्लाई विथ द क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो जो भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके तहत ये क्या होना चाहिए, ये फूड जो है इंपोर्ट हुआ है ये सही होना चाहिए। किसी भी तरह से अगर ये डेविएट करेगा, अगर ये अलग होगा तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो कंट्री इंपोर्ट कर मतलब जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उस पर ट्रेड बैन और ट्रेड रेगुलेशंस भी या फिर किसी भी तरह के चार्जेस भी लग सकते हैं। ओके, देखो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, और रही बात यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। आप उनसे पूछो जो लोग दूसरा एफसीआई नाबार्ड वाले दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्लासेस किए हैं, और यूट्यूब पे कितना चलता था, 1 घंटे से ज़्यादा का स्लॉट ही नहीं मिलता था। ठीक है, बाकी टीचर्स की भी तो क्लास है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिशन ऑफ जवान फंस रहा है आज। ओके, एक्रेडिटेशन ऑफ द लैबोरेटरीज। ठीक है, अच्छा, एक्रेडिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स को मीट करते हो ना, तो आपको एक्रेडिटेशन दिया जाता है कि आपने सही काम किया है, आपने अच्छा काम किया है, द वर्क यू आर डूइंग इज गुड, इज ग्रेट, और उसके हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है। तो सिमिलरली बहुत सारे लैबोरेटरीज होते हैं जहां पर आप फूड टेस्ट कर सकते हो, फूड एनालिसिस कर सकते हो, या फिर FSSAI का सर्टिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं या फिर जो फूड एनालिसिस एजेंसीज है, इन दोनों को ही एक्रेडिटेशन मिलता है बाय द फूड अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ NABL। ठीक है, NABL के मदद से फूड अथॉरिटी इनको एक्रेडिटेशन देता है। जब एक्रेडिटेशन इनको मिल जाता है तो हम जैसे कस्टमर्स इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई साहब, हमें तो यही जाना है। ठीक है, मेरे घर के बगल में 10 फूड सेफ्टी फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी हैं, हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्रेडिटेड नहीं है, तो वो बंदा जो है मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पे एक्रेडिटेशन उसको मिला हुआ है, देन ऑब्वियसली आई विल प्रिफर दैट प्लेस। क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट ऐसे ही है ये टॉपिक ना, जैसे अभी ये फंक्शंस में आपको वही चीजें मिलेंगी, कल से जो चीजें होंगी वो थोड़ी सी नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट द मेथड ऑफ सैंपलिंग एनालिसिस। ओके, कैसे सैंपलिंग की जाती है, फूड की सैंपलिंग कैसे की जाएगी, एनालिसिस कैसे की जाएगी। ठीक है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कौन करता है? सी पॉइंट नहीं हुआ तो वो छूट गया होगा। ठीक है, मतलब सी पॉइंट नहीं, लेट मी चेक। अच्छा, ओके, राइट। द मैकेनिज्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर एक्रेडिशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज। तो यहां सर्टिफिकेशन बॉडीज के बारे में लिखा है, अगले स्लाइड में जो फूड एनालिस्ट होते हैं उनके बारे में लिखा है। ठीक है, एनालिसिस जो टेस्ट करते हैं, ठीक है, फूड टेस्टिंग एनालिसिस, उनके बारे में लिखा है। तो सेम चीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्रेडिटेशन। ओके, यहां पे सर्टिफिकेशन बॉडीज के बारे में क्या सर्टिफाई करते हैं, क्या सर्टिफाई करते हैं गाइस? What do they certify? सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे श्वेता, सब लोगों को देखना पड़ता है, एक इंसान के हिसाब से नहीं चलता है ना क्लास, राइट? बताओ, इधर थोड़ा पढ़ लो, बाद में कमेंट में बात कर लेना। चलो आ जाओ, बताओ क्या चीज का सर्टिफिकेशन दिया जाता है? हेलो सर, कोई बुक है फॉर FSSAI स्पेशल? यस विकास, अड्डा 24/7 के स्टोर पे आप जा सकते हो, वहां पर आपको बुक, बैचेस, सब कुछ दिख जाएगा। लिमिट्स, नॉट लिमिट्स, सर्टिफिकेशन बॉडीज लिमिट्स क्या सेट करेंगे भाई? सर्टिफिकेशन बॉडी है, लिमिट क्या सेट करेंगे? क्या सर्टिफाई करते हैं? लैबोरेटरी ना, कल ही मैंने बताया था, फॉर गुड वर्क्स नो। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि ये जो सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं जिनको एक्रेडिटेशन देता है फूड अथॉरिटी, ये लोग क्या सर्टिफाई करते हैं? जैसे फूड टेस्टिंग एनालिसिस लैब, फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी वाले फूड टेस्ट करते हैं, तो ये लोग भाई साहब क्या सर्टिफाई करते हैं, किस चीज का सर्टिफिकेशन देते हैं?
दैट द फूड इज सेफ? नो. सर्टिफिकेट ऑफ फूड सेफ्टी हाँ चलेगा, ओके, बट थोड़ा सा और स्पेसिफिक आंसर गाइस. Certification for any good unique quality or doing good job, not exactly. विकास फूड स्टैंडर्ड, थोड़ा सा और स्पेसिफिक गाइज, और थोड़ा सा और स्पेसिफिक. देखो साइड हो गया मैं. देखो फूड एनालिसिस स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट्स, ये मेन चीज नहीं बोल रहे हो आप लोग, बाकी सब चीजें बोले जा रहे हो. अब आया एक आंसर, काजल, ठीक है, मतलब मेरे लिखने से पहले यहाँ पे आंसर आ गया है, आ गया था. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग हरमिंदर, वेलकम टू द क्लास. क्लियर? प्रोडक्ट के पीछे देखते हो ना FSSAI का सर्टिफिकेशन, तो भाई साहब सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, हर जगह पे FSSAI खुद थोड़ी जाएगा सर्टिफाई करने के लिए. क्लियर गाइस? ओके, FSSAI का सर्टिफिकेशन मिलता है, इस चीज का ध्यान रखना आगे से. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो हम लोग थे यहाँ पे मेथड ऑफ सैंपलिंग, किस तरह से फूड का सैंपलिंग करोगे, किस तरह से उसको एनालिसिस करोगे. ओके, ये यहाँ पे जरूरी है. नेक्स्ट, to conduct survey of enforcement and administration of this act in the country. सर्वे करना है कि जो एक्ट यहाँ पे लागू किया गया है, इज इट वर्किंग, आर द पीपल और आर द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आर द फॉलोइंग दिस सर्टन टास्क्स और नॉट, ठीक है, और दिस लॉ और नॉट, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. नेक्स्ट, फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग क्लेम्स ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्पेशल डाइटरी यूजेस एंड फूड कैटेगरी सिस्टम. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यू नीड टू रिमेंबर द फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है. फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स आपको याद रखना है कि ये जो फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड है ये यहाँ पे जरूरी है. किस चीज के लिए जरूरी है? चाहे किसी भी तरह का हेल्थ प्रोडक्ट हो, जैसे कोई बोलता है कि ये डायबिटीज लोगों के लिए, डायबिटीज वाले लोगों के लिए है, ये हार्ट पेशेंट के लिए है, ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, ये मदर्स के लिए है, ये वर्किंग मैन के लिए है, हार्ड वर्किंग मैन के लिए है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है. तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स क्लेम करते हैं ना, तो उसको ध्यान में रखता है कि उनका जो लेबलिंग स्टैंडर्ड है वो सही है या नहीं है. सही में उनका प्रोडक्ट इस तरह का किसी लोगों के लिए है या फिर बस ऐसे ही मार्केटिंग गिमिक है, राइट. नेक्स्ट, इधर द मैनर इन विच एंड द प्रोसीजर सब्जेक्ट टू विच, यहां पे मेन पॉइंट क्या है? रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कम्युनिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. चार चीजें हैं. एक तो रिस्क एनालिसिस है कि किस तरह से एनालाइज करोगे कि जो रिस्क आने वाला है या जो रिस्क आ गया है वो कितना डैमेज करने वाला है. ओके, नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर असेसिंग अ सर्टेन रिस्क, कुछ होने वाला है, ठीक है, कुछ दिक्कत होने वाला है, सो दैट वन. देन रिस्क कम्युनिकेशन, दैट द रिस्क इज कम्युनिकेटेड. फॉर एग्जांपल एक जगह पे फूड कंटेमिनेशन हो गया है तो आप कम्युनिकेट करोगे उसके एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट को या एडजेसेंट टाउन को कि वहां से किसी भी तरह का फूड प्रोडक्ट अपने यहाँ मत ले जाइएगा क्योंकि वहां पे फूड इज कंटेमिनेटेड. रिस्क मैनेजमेंट, हो गया, कंटेमिनेट हो गया, अब क्या करेंगे, ठीक है, कैसे उसको रोकेंगे, कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है रिस्क हो गया है, या फिर कुछ लोग मान लीजिए उस खाने को खा लिए हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई है, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे. फूड प्रोडक्ट में क्या चीज था जिसके वजह से क्या हुआ है? फूड पॉइजनिंग हुआ है. मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी किसी का फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है ना, अगर सीवियर फूड पॉइजनिंग होता है तो यूजुअली खाने को टेस्ट किया जाता है. क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने आज कुछ खाया, वो कल को फूड पॉइजनिंग हो गया, वो खराब खाने की वजह से हो सकता है. लेकिन मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा आप लोगों ने कि खाने में, ड्रिंक्स में कुछ से कुछ मिला देते हैं और उसकी वजह से तबीयत खराब हो जाता है, राइट. सो इन दैट केस ऑल्सो रिस्क मैनेजमेंट इज जरूरी. ओके, नेक्स्ट, the food authority shall also provide scientific advice and technical support. Again this is the key word here, what it should do. कल भी हम ये चीज को देख चुके हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक साइंटिफिक पैनल होता है, एक साइंटिफिक कमिटी होता है. those people work
on the technical side, okay, or for usually their work is limited to the technical purpose, right? Provide scientific advice and technical support to the central government and state governments in matters of framing the policy and rules in areas which have a direct or indirect bearing on food safety and nutrition, ठीक है। जितने भी एरियाज हैं जिसके अंडर है जहां पर फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन के लिए क्या बनाना है, किसी भी तरह का पॉलिसी फ्रेम करना है, तो वहां पर साइंटिफिक एडवाइस कि किस तरह से फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए एंड टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, जैसे फूड एनालिस्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स प्रोवाइड करना, ओके। सो दीज आर द टेक्निकल पार्ट, ओके। तो यहाँ पर साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट किसका काम है? तो मान लो फूड अथॉरिटी ना एकदम ऊपर बैठा है, ठीक है, तो कुछ भी फंक्शंस आ जाएगा ना, सब इसके अंडर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, सर्च, कलेक्ट, कोलेट, एनालाइज एंड समराइज रिलेवेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेटा, ठीक है। जब टेक्निकल डेटा मिलता है कोई भी, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग साइंटिफिक पैनल्स होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग साइंटिफिक पैनल्स यहाँ पे क्या करेंगे? उस पे बंटी, उस पे एक्शन हुआ था, आई थिंक उसका नाम चेंज हो गया है या ऐसा कुछ हुआ था ना उस पे, मतलब अभी आई थिंक लास्ट के 2 to 3 years में समथिंग, ओके। सो उस पे भी हुआ था एक बार ऐसा चीज़ कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, जो क्लेम कर रहे हैं अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उस पे भी केस होते हैं, ओके। नेक्स्ट सर, FSSAI लाइसेंस नंबर लेना तो कंपलसरी है, बट इसे उनके द्वारा सेल किया जा रहा है फूड का टेस्टिंग कैसा होता है? अभी देखेंगे उस चीज को, ठीक है। आगे हैं आपके टॉपिक्स हैं कि फूड एनालिसिस कैसे की जाती है, या तो मेरे या तो इसी में है या फिर फूड साइंस जो मैम डील कर रही है ना, वर्षा मैम, या फिर उनके पोर्शन में कहीं तो है, ठीक है। अगर उनके में होगा तो फिर असिस्टेंट वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा अबाउट फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। बताऊंगा उसके बारे में भी, लेकिन जेनरिक चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीजें नहीं है सिलेबस में लेकिन मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो फूड टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है उसमें बेसिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ओके। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ओके, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना, क्वेश्चन आ जाते हैं, रिलेटेड चीज़ है ना थोड़ा सा, ओके। हमें ज़्यादा टेक्निकल में नहीं घुसना है कि कैसे होता है, कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक प्रोसीजर है वो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके। हाँ, फेयर एंड हैंडसम किस हुआ था 2-3 साल पहले हुआ था, ये जो जितने भी फेयरनेस क्रीम्स है ना उसके ऊपर हुआ था ये चीज़, ठीक है। कोई हेल्पलाइन नंबर मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। आपको जो टेक सपोर्ट है वेबसाइट पे नीचे देखिएगा राइट हैंड साइड कॉर्नर में, वहां पे कांटेक्ट करना है, ओके। रणवीर, दैट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम मंडे, ठीक है। ये तो मेरा स्टार्टिंग से प्लान है, मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि ½ an hour थ्योरी और ½ an hour MCQ, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये हो गया यहाँ पे कि जितने भी टेक्निकल डेटा है या फिर जो अलग अलग साइंटिफिक पैनल्स हैं, साइंटिफिक कमिटी हैं, जब वो लोग अपना अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या करना रहता है? एक फूड अथॉरिटी बैठा होता है जो सारे डेटास को कोरिलेट करता है कि क्या हम इन सारे डेटास को कोरिलेट करके कुछ ऐसा बना सकते हैं जो फ्रूटफुल हो, जो बेनिफिशियल हो, ओके। क्योंकि वही चीज हो जाएगा, सबको अगर अलग अलग देखेंगे तो पता चलेगा एक काम 2 बार 3 बार हो रहा है, राइट। सो ये काम भी करती है फूड अथॉरिटी। देन अगेन और क्या क्या करती है? फूड कंजम्पशन एंड एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल टू रिस्क। अगेन वही चीज है लेकिन ये सब चीज मेंशन्ड है FSSAI के मैनुअल में, ठीक है। सो फूड कंजम्पशन से रिलेटेड इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिस्क, ओके। किसी भी तरह के बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब लिविंग फैक्टर से किसी भी तरह का रिस्क होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, कौन आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं, ठीक है। अब इंसान उसके अंदर घुस के फूड को खराब नहीं करते हैं, इंसान कुछ ऐसा मिलाते हैं कि फूड खराब हो जाता है। सो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज बायोलॉजिकल रिस्क। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर खाने के अंदर घुस के इंसान खाने को खराब करता तो फिर जो है दैट वुड हैव बीन अ केस ऑफ बायोलॉजिकल रिस्क, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो बायोलॉजिकल रिस्क नहीं है, यूजुअली फिजिकल एंटिटीज या फिर केमिकल एंटिटीज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ओके। असिस्टेंट वालों को फूड साइंस की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों का आई थिंक बेसिक साइंस है, ओके, फूड साइंस नहीं है, जो कि आपके जीएस के पोर्शन में डील होगा, ओके। कंटामिनेंट्स इन फूड, ये क्लास आई थिंक FSSAI का क्लास आपका सबसे पहले कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका जो पोर्शन है आप लोगों के लिए 40 मतलब मार्क्स के हिसाब से यार पोर्शन काफी कम है,
ओके इतना तो मानना पड़ेगा भाई साहब, पूरा मेहनत कर लो इस पर। 25 से मतलब देखो नाबार्ड जैसे एग्जाम में 40 से 36 नंबर इंश्योर कराए हैं मैंने, ठीक है, और एफसीआई जैसे एग्जाम में 35 से 30 या 32 नंबर इंश्योर कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से 20-22 नंबर आपका इंश्योर करा सकता हूँ, ठीक है। बस ऐसा ना हो जाए कि एफएसएसआई के दिमाग में कुछ और आ जाए और भाई साहब जो सिलेबस में नहीं है वो डाल दे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो, रेसिड्यूज ऑफ वेरियस कंटैमिनेंट्स, ओके। अगर किसी भी तरह का कंटैमिनेशन होता है फूड में और फिर उसमें रेसिड्यूज रह जाते हैं तो वो भी दिक्कत है, ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमर्जिंग रिस्क्स, आने वाले रिस्क्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। एंड फाइनली ये चीज आप आई थिंक नहीं पढ़े हो पहले, इंट्रोडक्शन ऑफ रैपिड अलर्ट सिस्टम। कैन एनीवन एक्सप्लेन और कैन एनीवन गिव मतलब थोड़ा सा इंसाइट दे सकते हो कि ये क्या है? व्हाट इज दिस रैपिड अलर्ट सिस्टम? एनीवन? आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, मेरे पास कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ओके। बस ये बता दो। सॉरी आसमान, आपके पास आप वेबसाइट पे चेक कर लो संतोष, मेरे पास नहीं है हेल्पलाइन नंबर, होता तो मैं दे देता ना, क्यों नहीं देता? मुझे क्या फायदा है आपको हेल्पलाइन नंबर नहीं देके, ठीक है। सर पीजी का एग्जाम हो गया है बट रिजल्ट नहीं आया है। हाँ तो आप नहीं भर सकते हो, जब तक आपके हाथ में डिग्री नहीं है तब तक आप नहीं भर सकते हो। संतोष प्लीज डोंट स्पैम द क्लास, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ओके। गाइस कुछ ऐसा मत करो जिससे मुझे ब्लॉक करना पड़े आपको, ओके। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास यार नहीं है कोई हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। सो हो तो आप वेबसाइट पे जाओ, आपको वहाँ पे एक चैट मिल जाएगा, वहाँ पे आप चैट करके टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो, ओके। हिंदी में नहीं है, क्यों नहीं कराई ये तो मुझे भी नहीं पता है। गुड मॉर्निंग सनी। इमीडिएट एक्शन, वेरी गुड आकांक्षी, ठीक है। यार रैपिड अलर्ट सिस्टम क्या है? देखो, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो रैपिडली मींस जल्दी से सबको इन्फॉर्म कर रहा है, वेरी गुड, ओके। पर्पल बुक, येलो बुक ऑफ एफएसएसआई सिलेबस में है क्या? यार आपका जो पोस्ट आप डाल रहे हो ना वही बुक खरीदना, ठीक है। अब मुझे कलर तो ध्यान ही नहीं है, कभी बाद में बता दूंगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सनी, वेलकम टू द सेशन। रिकॉल प्रोसेस, ओके। नहीं, असिस्टेंट में 25 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे, इस बार 25 क्वेश्चन है। दे अलर्ट इमीडिएटली इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, वेरी गुड गाइस, ठीक है। इफ एडल्ट्रेशन होता है तो रैपिड एक्शन लिया जाता है। तो सिंपली अगर किसी भी तरह का रिस्क क्रिएट होता है ना तो हमें क्या करना है? रैपिडली अलर्ट करना है, ओके। अब इसका फायदा क्या है? रैपिडली अलर्ट करके क्या करेंगे? वी कैन सेव द लाइव्स, ठीक है। बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं जब एक रैपिड अलर्ट सिस्टम होगा, प्लस एक अगर वायरस है या फिर एक कंटामिनेंट है तो ये स्प्रेड नहीं होगा। तो एक सिंपल सा देखिए, मान लीजिए अगर यही कोरोना वायरस आज से 100 साल पहले स्प्रेड हुआ होता तो जितनी जल्दी जो गवर्नमेंट ने या फिर लोगों ने जो एक्शन लिया, क्या वो ले पाते? जितनी जल्दी लोग अपडेट हो जाते थे कि ये वायरस ऐसे स्प्रेड होगा, ऐसे ट्रांसमिट होगा, इतने डोजेस चाहिए वैक्सीन के, और वैक्सीन कितने दिन में काम करेगा, वैक्सीन के बाद भी लोगों को फिर वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो रहा है, ठीक है। सो ये सब जो चीजें हैं, तो क्या वो आज से 100 साल 150 साल पहले पॉसिबल था? आज के टाइम पे जितना सोशल मीडिया और जो टेलीविजन मीडिया है, ठीक है, वो बहुत ही हेल्प कर रहा है इसको स्प्रेड करने में। हालांकि कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड होते हैं, बट आज से अगर आप देखते 100 साल 150 साल पहले, तो अगर कोविड उस टाइम पे आया होता तो आज के टाइम पे जितने लोगों की मौत हुई है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है उस टाइम पे, ठीक है। किसी को नहीं पता कि मास्क पहनने से हम इसको रोक सकते हैं, जो कि हालांकि आज भी लोग अवेयर नहीं हैं, ठीक है, राइट। आज भी लोग अवेयर नहीं है, क्या ही बताएं, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रैपिड अलर्ट सिस्टम, promote, coordinate and issue guidelines for the development of risk assessment and methodologies। वहां पर देखे थे कि रिस्क को एसेस करना चाहिए, यहां पर क्या है कि रिस्क को कैसे एसेस करेंगे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, ये भी फूड अथॉरिटी ही स्पेसिफाई करता है, राइट। फूड अथॉरिटी ही इस चीज को स्पेसिफाई करता है। सर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 क्वेश्चंस आएंगे नैन्सी, ओके।
जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस होगा, ठीक है। एंड मॉनिटर एंड कंडक्ट एंड फॉरवर्ड मैसेजेस ऑन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल रिस्क्स ऑफ फूड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो इनको मैसेज रिले करता है, क्लियर। यही चीज को रिले करता है कि रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी को किस तरह से आपको एक्शन में लाना है। ओके बुक कहाँ से मिलेगा? बुक मिलेगा आपको adda247.com के वेबसाइट से। ओके आपको बुक परचेज करना है या बैच परचेज करना है, यू कैन यूज द कोड Y291। Provide scientific and technical advice and assistance to the central government and the state government in implementation। अब देखो ये वाला तो पढ़ लिए कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस देता है, लेकिन किस चीज से रिलेटेड? क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फूड सेफ्टी। ठीक है, देखो दो चीज होते हैं, या तो फूड खराब होने से पहले आप प्रिवेंटिव एक्शन, हर चीज में आपके लाइफ के हर एक सेक्टर में आप ये पाओगे, हर एक क्या बोलते हैं फील्ड में आप ये पाओगे कि लाइफ में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा है करेक्टिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? उम्र रहते, टाइम रहते पढ़ लें जॉब के लिए, एक काम कर ले टाइम रहते हुए। ठीक है, क्रॉप में डिजीज होने से पहले, क्रॉप में फसल में इंसेक्ट का अटैक होने से पहले, कीड़े जो कीड़े होते हैं वो लगने से पहले हम कुछ ऐसे स्प्रे करें कि वो लगे ही ना। ठीक है, वो डिजीज हो ही ना। ठीक है, अभी आपको मैं बोलूंगा कि आप ना कुछ विटामिन रोज खाया करो। ठीक है, एटलीस्ट 2 टैबलेट्स मल्टीविटामिन के खाया करो आप लोग रोज। आप बोलोगे सर कौन अभी एक अच्छा मल्टीविटामिन खरीदेंगे तो 600-700 रुपए का कौन खाएगा, या फिर मान लीजिए मेडिकल शॉप से भी खरीदेंगे तो 200-300 रुपए कौन सर अभी फालतू में इन्वेस्ट करेगा, राइट। लेकिन फिर जब एक मतलब कोई डेफिशिएंसी सिम्टम आप में दिखने लगेगा, तब आप वहीं पे 3,000-4,000 रुपए का मेडिसिन खाओगे महीने का। नाउ दिस इज अ करेक्टिव मेजर। अगर पहले खा लिए होते डेफिशिएंसी सिम्टम से पहले, दैट वुड हैव बीन अ प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, तो फूड सेफ्टी में भी दो चीजें आती हैं, वन इज योर प्रिवेंटिव एक्शंस, वन इज योर करेक्टिव एक्शंस और मिटिगेशन। ठीक है, मिटिगेशन सुना होगा आप लोगों ने, जब नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर हो जाता है उसके बाद जो किया जाता है दैट इज नोन एज मिटिगेशन। ठीक है, सो प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे कोई अपनाना नहीं चाहता है। मास्क नहीं पहनेंगे, ठीक है, चाहे कोविड क्यों ना हो जाए, लेकिन कोविड होने के बाद फिर बैंड बज जाती है, राइट। हमें भाई साहब कोविड हो गया, राइट। कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है कोविड में, राइट। सो उसी तरह फूड में पहले हम वो सावधानी परखेंगे नहीं, लेकिन बाद में खा लेंगे और बाद में फिर डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। ठीक है, अब डॉक्टर क्या करेगा? यहाँ पे हमें मेडिसिन देगा। अब मेडिसिन क्या है? करेक्टिव मेजर्स हैं। ठीक है, अब फूड सेफ्टी में उसी तरह फूड सेफ होने से पहले फूड अथॉरिटी जितने भी रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड लिमिट्स यहाँ पे रखता है, क्या करता है? टू एंश्योर दैट द फूड कंटेमिनेशन डजंट टेक प्लेस। लेकिन फिर अगेन एक दूसरा पहलू आता है कि जहां पे फूड कंटेमिनेशन हो गया है वहां पे क्या करेंगे? अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स, वी हैव टू मैनेज द फूड कंटेमिनेशन, वी हैव टू स्टॉप इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। उसको और फैलने से रोकना रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पीड़ित ना हो, राइट गाइस। कोई नहीं, पढ़ लो, टाइम बचेगा तो मैं आपके डाउट्स के आंसर दूंगा। प्लस 3:30 वाला सेशन है ही, ठीक है, 3:30 वाला सेशन खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोग ना अपने डाउट्स लेके 3:30 बजे सेशन में भी आ सकते हो। जो भी कंटेंट है, कंटेंट से रिलेटेड डाउट लेके आ सकते हो, या फिर आपके बैचेस से रिलेटेड डाउट लेके आ सकते हो, कुछ भी लेके आ सकते हो। आधा घंटे का टाइम मैं उस टाइम पे दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। ओके, सो क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी एंड टू ड्रॉ अप अ जनरल प्लान फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट and work in close cooperation with the crisis unit set up by the central government। तो मेन पॉइंट हमें ये याद रखना है, क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को फूड अथॉरिटी रेगुलेट करता है, राइट। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें कुछ भी नहीं है, इस इतने बड़े पॉइंट में 4 लाइन दे रखा है, कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, बस इतना याद रखना, सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो नेटवर्क आपको ना एक नेटवर्क बनाना है, एक मतलब आपको नहीं बनाना है, फूड अथॉरिटी बनाता है एक नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है, जिसमें सारे काम इजीली हो सके। जैसे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, ठीक है,
क्या यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई एक्सपर्ट एडवाइस है, ठीक है, सब कुछ इस नेटवर्क या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इजीली फैसिलिटेट होना चाहिए। एग्जाम्पल व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, provide scientific and technical assistance to the central government and the state governments for improving cooperation with international organizations, जैसे कि HACCP, राइट। इस तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इंग्लिश नहीं आती है, मैं अभी 1 सेकेंड में ब्लॉक कर दूंगा, मैसेज स्पैम कर रहे हो, ठीक है। 2 लोग भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले रहने चाहिए, ओके। ये जो स्पैमर्स है ना, 1 सेकेंड में ब्लॉक कर दूंगा। इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, सब खत्म हो जाएगा फिर। कोऑपरेशन विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। सो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, तो यहां पर क्या किए जाते हैं, उसी तरह, हाँ, जैसे सेंट्रल फूड सेफ्टी का होता है ना, उसी तरह यहाँ पे इंटरनल आपका है, ये इंटरनेशनल फूड लॉज, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल फूड लॉज का ध्यान रखा जाता है। तो ये इंटरनेशनल फूड लॉज है यहाँ पे, उसके साथ क्या करना चाहिए, हमें कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि, अच्छा ये बता दो इंटरनेशनल फूड लॉज के साथ क्यों कोऑपरेट करना चाहिए, फटाफट एक वर्ड का आंसर है, एक वर्ड का आंसर है, एक वर्ड का आंसर है गाइस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फूड लॉ के साथ क्यों कोऑपरेट करना चाहिए, मयंक, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन यार नोट जो है ना वो इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। तो एकदम से इंग्लिश नहीं आती मत करो, ठीक है। सो मैं नोट्स आपको इंग्लिश में दूंगा और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूंगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे ये कीवर्ड को याद रखना है, इतना करना है। हेलो खुशप्रीत, वेलकम टू द सेशन। Yes, you can apply for 2 exams. Exams will be conducted at different time. Yeah, different time. हो सकता है कि मॉर्निंग में एक हो, इवनिंग में एक हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डे में होगा। इसका बता दो यार, कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है, क्यों करें हम कोऑपरेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सत श्री अकाल खुशप्रीत, वेरी गुड राजू, अनफिनिश्ड आकांक्षी, वेरी गुड, ओके। नॉट एग्जैक्टली, दे आर नॉट वर्किंग फॉर अस, ठीक है। वेरी गुड रितिका, ठीक है। इन हाँ ये भी सही है, हम्बल मैन, ओके, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर, ओके, क्लियर। ऐसी बात है, एक मिनट, हाँ, चलो अब चिल करते हैं, ओके। फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट, ओके। सो जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वही यहां पे हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज को बाहर या फिर इंपोर्ट करवाते हैं, अगर हम इंटरनेशनल फूड सेफ्टी लॉज के साथ एग्री नहीं करेंगे तो हमारा फूड सेफ्टी लॉज कौन क्यों एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बहुत दिक्कत हो जाता है। 10 कंट्री, कितने सारे कंट्रीज हैं, सब अपना अपना अलग फूड सेफ्टी लॉज बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है। इसलिए वी हैव सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक HACCP और जैसे WTO है, WTO के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो WTO यहाँ पे स्पेसिफाई करता है, ठीक है, आप कुछ भी एक्सपोर्ट करो, कुछ भी इंपोर्ट करो, इट शुड कंप्लाई विथ द इंटरनेशनल फूड लॉज, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ कंट्रीज को अलाउ किया गया है, कुछ स्पेसिफिक लॉज यहाँ पे आप रख सकते हो अपने जो ट्रेड कंट्री है उसके साथ। क्लियर गाइस, चलिए। आई डोंट थिंक यू कैन अप्लाई फॉर CFSO सुमन, आप आई थिंक TO के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोवाइड वेदर विद इन और आउटसाइड देयर एयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन फूड सेफ्टी, किसको देते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फटाफट बताओ। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसको दिया जाता है फूड सेफ्टी पे, फूड सेफ्टी पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसको दिया जाता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बहुत बार। फूड सेफ्टी पे किस पे दिया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, किसको दिया जाता है, बताओ। वो तो हो गया फूड बिजनेस वालों को, वेरी गुड संगीता, वेरी गुड अंकिता। बिजनेस ऑपरेटर, टू द रिक्रूटर्स अनफिनिश्ड, वेरी गुड,
ओके, एम्प्लॉयज को आकांक्षी वेरी गुड, साइंटिफिक पैनल्स को बंटी करेक्ट, ओके। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, ओके, सो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे फूड सेफ्टी का बिजनेस ऑपरेटर्स को दिया जाता है, रिक्रूटर्स को दिया जाता है, जो रिक्रूटर्स को नहीं, जिनको रिक्रूट किया जाता है उनको दिया जाता है, ठीक है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, टू प्रमोट जनरल अवेयरनेस एज टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस होना चाहिए किन में? हर लोगों में, चाहे वो जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, सब में यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। द फूड अथॉरिटी शैल मेक इट पब्लिक विदाउट अनड्यू डिले, मतलब जो फूड अथॉरिटी है वो पब्लिक करती है कुछ चीजों को। क्या क्या पब्लिक करती है? द ओपिनियंस ऑफ द साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल, किसको पब्लिक करती है? टू द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भी बताना रहता है उसको फटाफट बता देती है कि जो ओपिनियन है यहाँ पे साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल के, वो क्या है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, साल में क्या क्या किया है उसको डिस्क्लोज करता है, ठीक है, और ये सबके लिए अवेलेबल है। द फूड अथॉरिटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शंस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कमिश्नर है फूड सेफ्टी के, उनको फूड अथॉरिटी क्या कर सकता है? डिफरेंट डायरेक्शंस दे सकता है, ओके। Who shall be bounded by such directions while exercising his powers under this act। ओके, ई बुक्स के बारे में 100 बार बता चुका हूं, ठीक है, तो अभी तो आप लोगों को बस मैं यहाँ पे कंटेंट के बारे में ही बता रहा हूं, ठीक है, क्लास को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट, द फूड अथॉरिटी शैल नॉट डिस्क्लोज और कॉज टू बी डिस्क्लोज टू थर्ड पार्टीज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर कोई किसी भी तरह का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फूड अथॉरिटी को प्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी तरह से फूड अथॉरिटी उसको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, तो इसी के साथ आपका फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटीज इज कंप्लीटेड। पहली बार क्लास टाइम से पहले कंप्लीट हुआ है ओके, मतलब 5 मिनट ही बाकी हैं, ज्यादा तो नहीं है। ओके, सो फंक्शंस होते हैं यहाँ पे कंप्लीट, ओके, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी, ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके सर, आई एम परसुइंग माय बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एम आई एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्ट? Electrical engineering, I don't think. For computer applications, for computer engineering, computer science, they have a post. Okay, clear? और कुछ जानना है? हाँ, आप बताओ क्या ई बुक के बारे में जानना है? ई बुक आपको पहले ही लिखा हुआ है हर जगह पे, आपको ई बुक फेज बाय फेज मिलेगा। फेज बाय फेज मिलने का भी एक रीजन है क्यों फेज बाय फेज मिलता है, ठीक है, ताकि जो जैसे FSSAI का कंटेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे अपडेट होते जा रहा है। ओके, FSSAI का तो आई एम प्लानिंग कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिले ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी फोकस भी रहो। आज एक टॉपिक मिला है भाई साहब, आज एक टॉपिक पढ़ते हैं, कल एक टॉपिक मिलेगा, कल एक टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, FSSAI का मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स। बाकी सब्जेक्ट्स आपको पूरे मिल जाएंगे। रीजनिंग मिल गए हैं, आई थिंक आज आपको मैथ्स या क्वांट का मिल जाएगा, ठीक है, अगेन आपको इंग्लिश का मिलेगा, GS का मिलेगा, ठीक है, एंड एट द एंड FSSAI एंड जो CFSO वाला है उनका तो 28 नवंबर से मिलेगा, ठीक है, सॉरी 28 अक्टूबर से मिलेगा, और बाकी जो FSSAI है, सो आई एम प्लानिंग कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे प्रोवाइड हो। अंडरस्टूड? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। सिलेबस आप YouTube पर ही फिनिश, अच्छा, जो लोग हमेशा पूछते हैं सिलेबस YouTube पर ही फिनिश कराओगे, मैं हमेशा मेरे टॉपिक के बारे में बात करता हूं। मैं यहाँ पे कोई दूसरे टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिलेगा दैट विल बी अराउंड 70 to 80%, ठीक है, मतलब 70 to 80% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ चीज़ें होते हैं जैसे यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल क्लास का अभी तो जैसे मेरे हिसाब से कंप्लीट है, अब जब बाद में लाइक पेड क्लासेस होते हैं ना, कुछ चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नई चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तब तक आपका ये क्लास ऑलरेडी कंप्लीट है। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ FSSAI के मोस्ट ऑफ द चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन जो बाकी के टॉपिक्स हैं वहाँ पर आपके सिर्फ MCQs होने वाले हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। ओके, तो उसका जो मेजर पोर्शन है वो यहाँ पे, मतलब मेजर पोर्शन क्या, उसका भी जो काफ़ी सारा पोर्शन है वो यहाँ पे पेड में थोड़े से एक्स्ट्रा पोर्शंस भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो FSSAI का पोर्शन है, स्टे एश्योर्ड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे हो जाएगी कंप्लीट। ओके गाइस, FCI के लिए यार, FCI के लिए क्या बताऊं? नेक्स्ट, नहीं, एक दिन में नहीं होने वाला एग्जाम, डोंट वरी, आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी एग्जाम एक दिन में होगा।
अलग अलग अथॉरिटीज बता दिया ना कल बंटी, जितने भी हमारे अथॉरिटीज हैं ऊपर यहाँ पे हम आपके चेयरपर्सन है, सीईओ है, मैंने एक ट्री दिखाया था ना, 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट के अंडर ये लोग हैं। वेलकम अंसारी। सर क्या CFSO एंड AFO के साथ में प्रिपरेशन हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? देखो जब आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप नॉर्मली 6 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा, ठीक है, 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आप AFO का मैथ इंग्लिश रीजनिंग प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ तो भाई साहब बहुत ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। फॉर CFSO एंड TO जो लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, AFO की मैथ इंग्लिश रीजनिंग अगर आप प्रिपेयर करोगे तो ये तो यूं निकल जाएगा मैथ इंग्लिश रीजनिंग। बस यहाँ पे टेक्निकल कंटेंट आपको पढ़ना है, वहाँ पे टेक्निकल कंटेंट पढ़ना है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ एग्रीकल्चर पढ़ना है, यहाँ पे फूड सेफ्टी और फूड साइंस के बारे में पढ़ना है फॉर CFSO एंड TO। और कुछ एनीथिंग? हाँ, क्या है तृप्ति आपका डाउट? आपका डाउट नहीं दिख रहा है, बस दिख रहा है सर मेरा डाउट प्लीज, लेकिन आपका डाउट नहीं दिख रहा है। ऐसे एग्जाम ड्यूरेशन, ओके, एग्जाम ड्यूरेशन इज 120, मतलब 120 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, ठीक है, 120 का क्वेश्चन और 3 घंटे का एग्जाम। एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ, यार मेरे हिसाब से ना लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जैन, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि 2 महीने तो अभी आपके पास है यही करने में, क्या बोलते हैं, 2 महीने तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या करने के लिए, 1 महीना फॉर्म फिलिंग और फिर 1 महीने के अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो टाइम तो है अभी। सर FSS AI एंड SSC फेज 9 की प्रिपरेशन साथ साथ हो सकती है? यार ये क्वेश्चन ना आप लोग अपने मैथ इंग्लिश रीजनिंग टीचर से पूछना, साइंस टीचर से पूछना, क्योंकि वो लोग आपको SSC का सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी करा रहे हैं ना, तो उनको पता है कि वहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो चीज़ मुझे नहीं पता है उस चीज़ के बारे में कैसे बताऊँ, राइट। ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको एक सेंटर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको जाना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, राइट। सर क्या स्टेट्स के अलग से फूड अथॉरिटी या CEO होते हैं? CEO नहीं होते हैं, फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी मतलब ये तो मेन है, ठीक है, स्टेट का अपना फूड अथॉरिटी होता है, ठीक है, ये तो सेंट्रल लेवल का है, स्टेट का अपना फूड अथॉरिटी होता है। और आपके पोर्शन में है भी स्टेट फूड अथॉरिटीज, अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस के लास्ट में लिखा होगा स्टेट फूड अथॉरिटीज के बारे में, ठीक है। Does this exam occur every year? Not every year, but at least once in with a gap of 1.5 years, something like that. 1.5 साल के डेढ़ साल के अंतर में हो जाता है। क्लियर गाइस? और कुछ जानना है? एनीथिंग एल्स? क्या साइंस वाली फूड की मैम की लेनी होगी असिस्टेंट के लिए? नहीं, असिस्टेंट के लिए फूड साइंस की क्लास आपको नहीं चाहिए। और कुछ गाइस? सर 2 पोस्ट के लिए 3000 पे करना होगा। हाँ, अगर आपका 1 पोस्ट के लिए 1500 लग रहा है तो 2 पोस्ट के लिए 3000 पे करना होगा। लेकिन आपका नाम क्या है बाय द वे? काजल, राइट? काजल, आपके नाम से तो आप फीमेल हो, ओके। सो अगर आप फीमेल हो तो आपके सिर्फ 500 रुपए लगने वाले हैं, 1500 नहीं लगेंगे। क्लियर गाइस? सो सेशन एंड करते हैं, ओके, एंड लेट्स मीट एट 3:30 PM। जो भी डाउट्स हैं, बैचेस, बुक्स, सब कुछ, और आपको कुछ भी खरीदना है, यू कैन यूज द कोड Y291। आपके लिए ई बुक्स अवेलेबल है, आपके लिए पेड बैचेस अवेलेबल है, आपके लिए और क्या अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। सो देख के परचेज करिएगा और दैट्स इट, ओके। मिलेंगे हम लोग एट 3:30, ठीक है, यार टाइम हो गया, 3:30 बजे जुड़ जाना फिर से, ठीक है। मिलते हैं और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।